हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 10 हिंदी में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारा क्या सिलेबस है यूपी बोर्ड का, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो उसमें हमने पहले बताया था कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो विकल्प में OMR शीट में जो भरने के लिए होता है, विकल्प वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको जो रचनाएं बताई जाए इम्पोर्टेंट वो याद रखनी है और देखना है कि हमारे हिंदी गद्य का विकास किस तरीके से हुआ। तो जो हमारी हिंदी है उसमें पद्य जो है वो सबसे प्राचीन है। गद्य का विकास हमारा बहुत बाद में हुआ, 13वीं शताब्दी के बाद। 13वीं शताब्दी में थोड़े बहुत गद्य की शुरुआत हुई थी। उसे हम पूर्ण रूप से गद्य नहीं कह सकते, लेकिन है कि उसकी आधारशिला रखी जानी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे 1868 तक गद्य के कुछ रचनाएं मिलने लगी थी। तो सबसे पहले जो हमारा गद्य है वो अ, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। हमारी जो राजस्थानी है, राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी जो भाषा है और जो ब्रज भाषा है उसमें कुछ गद्य की रचनाएं देखने को मिलती हैं। फिर 17वीं शताब्दी में कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में, जैसे गोस्वामी विठल नाथ ने श्रृंगार रसमंडल लिखा, वैकुंठ मणि शुक्ल के आगहन महामात्र और वैशाख महामात्र, गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दो रचनाएं याद रखना। ये दोनों रचनाएं कई बार पूछी गई हैं कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। दो रचनाएं हैं ये, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इनमें से कोई रचना पूछी जा सकती है, तो इनका ध्यान रखना कि ये गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। फिर अष्टयाम कई बार पूछी गई है। अष्टयाम जो है नाभादास की रचना है भक्ति गद्य में। फिर माधव विलास एक रचना है लल्लू लाल की, ये भी कई बार पूछी गई। तो इसमें आपको इन रचनाओं को याद रखना है। फिर इसके बाद ये जो रचनाएं हैं ब्रजभाषा गद्य के रूप में मिलती हैं। ब्रजभाषा का जो गद्य है उसके रूप में मिलती हैं। फिर वर्ण रत्नाकर और कीर्ति लता और कीर्ति पताका दो रचना है। एक कीर्ति पताका है, ये विद्यापति की है। विद्यापति की ये भी रचना कई बार पूछी गई है। कीर्ति लता कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो ये दो मैथिली की रचनाएं हैं। वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ज्योतिश्वर ठाकुर, ये भी याद रखना। वर्ण रत्नाकर भी कई बार पूछा गया है कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। ये सब गद्य की छोटी मोटी रचनाएं या गद्य के पूर्ण रूप से रचनाएं नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें किसी में ब्रज भाषा, किसी में मैथिली भाषा, किसी में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसे पूर्ण रूप से हिंदी गद्य नहीं माना जाता। जो हमारी खड़ी बोली है इसी को हम आधुनिक गद्य या आधुनिक हिंदी गद्य के नाम से जानते हैं, जिससे इसका जो विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से, जिसमें उत्तरी भाग से हुआ है, जिसमें ब्रज भाषा वगैरह और सारी चीज़ें आती हैं। उसी में एक खड़ी बोली है जिसका एक नाम कौरवी भी है। तो उससे ही खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा उपनाम कौरवी है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का दूसरा उपनाम क्या है, तो याद रखना कौरवी। अब हिंदी गद्य के इतिहास को हम इस तरह से बांट करके अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे भारतेंदु जो है, भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। तो अब भारतेंदु को हम केंद्र में रख करके काल का विभाजन करते हैं। तो भारतेंदु पूर्व युग, जो भारतेंदु पूर्व युग था वो 13वीं शताब्दी से 1868 तक चला। यहाँ हिंदी गद्य की छोटी मोटी रचनाएं हुई हैं, यानी पूर्ण रूप से गद्य की रचनाएं नहीं मिलती हैं। फिर भारतेंदु युग आता है जहाँ गद्य का पूर्ण रूप से विकास होता है। इसलिए आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आए कि हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है या आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युग जो है 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। फिर भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण
जागरण, पुनर्जागरण काल या पुनः जागरण काल ना, यानी पुनर्जागरण काल का मतलब है कि हिंदी का फिर से जन्म हुआ, क्योंकि हिंदी जो थी पद्य के रूप में ही थी। अब यहाँ से गद्य की नवीन विधाओं का जन्म होता है, इसलिए भारतीय युग को हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भारतीय युग जो है उसको हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है 1900 से 1922 तक चलता है। इसमें इसको जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है। जागरण सुधार काल, जो भारतीय युग में जो कमियां थी, जो व्याकरण संबंधी त्रुटियां थी, उसको द्विवेदी युग में सुधारा गया, इसलिए द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि द्विवेदी युग किस कवि के या किस लेखक के नाम पर रखा गया, तो ये भी प्रश्न याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, तो उनसे कंफ्यूज मत होना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। फिर आता है शुक्ल युग, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। शुक्ल युग जो है 1938 ईस्वी तक रहा। फिर शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 तक। फिर स्वतंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद जो युग चला वो अब तक चल रहा है, स्वतंत्रोत्तर युग है। अब हम पहला देखते हैं भारतेंदु पूर्व जो हमारा गद्य है उसकी क्या स्थिति थी। तो भारतेंदु पूर्व जो है एक रचना मिलती है कविगंग की। ये अकबर के दरबारी कवि थे। उन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा एक गद्य के रूप में एक रचना लिखी, जिसमें गद्य के कुछ पुट मिलते हैं। तो फिर उसके बाद भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इसके जो लेखक हैं वो राम प्रसाद निरंजनी हैं। एक रचना और है गौरा बादल की कथा, जिसके जो लेखक हैं जटमल हैं। इसके बाद भारतेंदु से पूर्व और बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपना योगदान दिया। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। कॉलेज की स्थापना हुई। इसके जो अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट थे। जॉन गिलक्राइस्ट ना, इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 हिंदी पढ़ाने के लिए 4 विद्वानों की नियुक्ति की गई। उसमें से एक थे लल्लू लाल, दूसरे थे सदा सुखलाल, और इंसा अल्लाह खा, मुंशी इंसा अल्लाह खा, मुंशी इंसा अल्लाह खा और सदल मिश्र। इन चारों की नियुक्ति होती है उस कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कई बार पूछी गई हैं, उन रचनाओं को आपको याद रखना है। जैसे लल्लू लाल की प्रेम सागर कई बार पूछी गई है, प्रेम सागर। तो प्रेम सागर याद रखना लल्लू लाल की रचना है। एक है इनकी माधव विलास, ये भी पूछी गई है, माधव विलास। उसके बाद सदा सुखलाल का सुख सागर एक रचना है, सुख सागर, ऐसे याद रखना, सुख से सुख सागर। सदा सुखलाल और प्रेम, सुख सागर और प्रेम सागर में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना सदा सुख आ रहा है तो सुख सागर, और जिसमें सुख नहीं आएगा वो प्रेम सागर अगर पूछा जाता है तो लल्लू लाल। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है,
रानी केतकी की कहानी। उसके बाद सदल मिश्र की है नाचकेतोपाख्यान। नाचकेतोपाख्यान। नाचकेतोपाख्यान भी कई बार पूछी गई रचना है सदल मिश्र की। तो याद रखना ये जो चारों लेखक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी रचनाएं जरूर याद रखना। जैसे लल्लू लाल की प्रेम सागर और माधव विलास, सदा सुखलाल की सुख सागर, मुंशी इंसाल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र का नाचकेतोपाख्यान। इसके अलावा और दो कवि हुए, राजा शिव प्रसाद। एक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद इनकी उपाधि थी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी भी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं, पूछी जाती हैं, जैसे राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास तिमिर नाशक, और आलसियों का कोड़ा, आलसियों का कोड़ा। ये उसके बाद एक और राजा थे, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने एक पत्र निकाला था प्रजा हितैषी के नाम से। ये पत्र कई बार पूछा गया, प्रजा हितैषी किसका पत्र है। इनका भी, राजा शिव प्रसाद का भी एक पत्र था बनारस अखबार के नाम से, बनारस अखबार। इसके बाद 1826 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये भी पूछा गया कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, इसका 1826 में प्रकाशन होता है। इसके जो संपादक थे जुगल किशोर मिश्र थे। जुगल किशोर, याद रखो, जुगल किशोर इसके संपादक थे। ये इतनी चीजें आपको हिंदी गद्य के विकास में भारतेंद्र से पूर्व ये सारी चीजें होती हैं, भारतेंद्र से पूर्व ये सारी रचनाएं होती हैं ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।